दिस इज साक्षी वर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग कंसेप्ट, जहां हम लोग डिफिकल्ट कंसेप्ट्स को बहुत ही आसानी से समझते हैं। तो मैं आज आप लोग को ऑथोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पॉइंट नंबर जी प्रोसीड्योर्स को एक्सप्लेन करूंगी। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने जाना कि ऑथोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होते हैं, और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने जाना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिफरेंट प्रोविजंस है वो किसके थ्रू आया है, डिबेट डिस्कशन के थ्रू आया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि जो मेंबर चाहे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट कर दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। एक थॉरो डिस्कशन हुआ है, थॉरो डिबेट हुआ है, उसी के तहत डिफरेंट प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया है। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगी कि जो भी बच्चे मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उसे प्लीज़ देख लो, नहीं तो आप लोग को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि एक्चुअली चैप्टर है क्या। अगर आप बीच का वीडियो देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ना। इसी कारण से स्टार्टिंग से सारा वीडियोस देख लेना, तब आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो प्रोसीड्योर्स क्या होते हैं, इसका पहले मीनिंग जान लेते हैं, तब जानेंगे कि इस टॉपिक में क्या कह रहा है। ठीक है, तो मीनिंग क्या है कि प्रोसीड्योर्स क्या होते हैं। इट इज सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलो इन अ रेगुलर डिफिनिट ऑर्डर, यानी जो एक प्रोसेस स्टेप्स पहले बोलते हैं ना कि अगर किसी भी हम लोग फॉर एग्जांपल कि हम लोग एडमिशन करवाने जाते हैं हम लोग अपना, तो एक प्रोसेस होता है, एक स्टेप्स होता है, उसको हम लोग 1 बाय 1 फॉलो करते हैं, तब जाके हम किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन कर पाते हैं, अपना दाखिला करवाते हैं किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल्स में। तो क्या एक प्रोसेस होता है, पहले हम लोग एडमिशन का फॉर्म भरते हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है हम लोग से, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होता है एंड एक्सेट्रा प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ प्रोसीड्योर्स में ना, तो वही बात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुई है, तो एक प्रोसीड्योर्स फॉलो हुआ था। ठीक है, तो पहले लाइन में लिखा हुआ है कि पब्लिक रीजन को सबसे सुपीरियर माना गया, क्योंकि डेमोक्रेसी में पीपल ही तो सुप्रीम होती है ना। और ऑथोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाना क्या कि पीपल ही है जो एक सुप्रीम बॉडी है पूरी कंट्री की, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है, जनता से, जनता के लिए, जनता के द्वारा, है ना, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। इसीलिए पब्लिक रीजन को एवरी डे के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेशन में एक इम्पॉर्टेंट दर्जा मिला। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो हमारे 8 कमिटीज थे। नाउ कमिटीज का मतलब क्या होता है, तो कमिटीज क्या होते हैं कि ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं, लोगों का समूह होता है, उनको अपॉइंट किया जाता है किस लिए, क्योंकि पर्टिकुलर मैटर्स को देखने के लिए कि आप क्या उस मैटर को किस तरह से देखते हो, और फिर वो क्या करते हो, अपना रिपोर्ट पेश करते हैं। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी 8 मेजर कमिटीज थे, और उनको हेड करने वाले व्यक्ति कौन कौन थे, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो ये सारे जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे वो मेजर कमिटीज को लीड कर रहे थे। तो बुक में कमिटीज का नाम नहीं दिया है, इसीलिए मैं थोड़ा सा रिसर्च करके कमिटीज को यहाँ पे लिख रखा है। तो कौन कौन कमिटीज थे, तो 8 में से मैंने 4 लिखा है ताकि आप लोग को एग्जाम्पल मैं दे सकूँ। तो ड्राफ्टिंग कमेटी थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर कर रहे थे, उनका चेयर कौन कर रहे थे, उनकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, BR अम्बेडकर। यूनियन पावर कमेटी कौन, जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू। और जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी कौन कर रहे थे, सरदार पटेल। तो इन्हीं सब कमिटीज के बारे में लिखा गया है बुक में कि 8 कमिटीज थे। ठीक है, तो उसमें से मैंने 4 लिखा है। ठीक है, तो उसके कौन कौन चेयर कर रहे थे, BR अम्बेडकर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, वो इसको चेयर कर रहे थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। ठीक है, और बाकी सब तो मैंने लिख रखा है कि प्रोविंशियल कौन थे, सरदार पटेल थे, और यूनियन के कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा, आई होप सो। ठीक है, तो ये जो इतने सारे मेंबर्स थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि ये लोग सारे मेंबर जो सब बात पे सहमत हो जाते थे। वो लोग में आपस में आर्ग्यूमेंट्स होता था, वो आर्ग्यूमेंट्स को लेते हुए, डिस्कशन होते हुए सारी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया ना। तो एक ये भी बोला गया कि बुक में कि जो अंबेडकर जो थे वो महात्मा गांधी की आलोचना किया करते थे। किसकी आलोचना किया करते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि महात्मा गांधी जी ने डिप्रेस क्लासेस के लिए कुछ भी नहीं किया, क्योंकि आफ्टर ऑल जो BR अम्बेडकर थे वो एक डिप्रेस क्लास से ही आते थे ना, उस तबके से आते थे। तो वो तो चाहेंगे ना कि उनके बेटरमेंट के लिए कुछ हो। तो उनको ऐसा लगता था कि जो
महात्मा गांधी है वो इन सब के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने काफ़ी बैलेंस में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया, एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, इतने सारे आर्ग्यूमेंट, डिस्कशन एंड डिबेट के बाद भी। इसीलिए ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पूरा कितने दिन मिले थे, 166 डेज वो लोग मीटिंग किए थे। तब जाके 2 साल 11 महीने और 18 दिन के बाद हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ। तो प्रोसीड्योर्स में इतना ही है। इसमें मैंने कमिटीज़ के बारे में पढ़ना है और कमिटीज़ का मैंने लिख रखा है कि ये सब कौन कौन से कमिटीज़ थे, ये एग्जाम्पल लिख रखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक कौन से हैं हम लोग के, कौन से हैं, इनहेरिटेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। नाउ इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, लेगेसी, विरासत। सब अपने पूर्वजों से, एंसेस्टर से कुछ चीज़ें विरासतें में लेती है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी लेती है, कोई वैल्यूज लेती है कि कोई अगर मान लो कोई पूर्वज बोले कि हाँ कि हमको ईमानदारी से काम करना है, तो उनके साथ जितने सारे सक्सेसर्स हैं, आने वाले पीढ़ी है, तो उनको फॉलो करेंगे। कोई वैल्यूज को फॉलो करता है, कोई प्रॉपर्टी गेन करता है, तो क्या वो लिगेसी है। तो सिंपली ये कहना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ है, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि आफ्टर ऑल जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हो रहा था, उससे पहले हम लोग किसके अंडर थे, ब्रिटिशर्स के अंडर थे। तो वो सारे चीजें जो ब्रिटिश काल में जो हुआ, जो ब्रिटिश सरकार के काल में हुआ, तो कितने सारे उसमें एक्सप्लॉयटेशंस हुए। तो उससे भी सीख लेके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत सारी चीज को इंसर्ट किया। तो आने वाले पॉइंट्स में हम लोग वो सारी चीज देखेंगे। तो क्या है, नो कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली अ प्रोडक्ट ऑफ असेंबली। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ही तैयार किया गया है। उनका तो भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस क्या था, नेशनलिस्ट मूवमेंट। क्या कि ब्रिटिश सरकार से हम लोग आज़ादी पाने के लिए जो हम उस समय के फ्रीडम फाइटर्स ने जो मूवमेंट किया था, उसी का यहाँ बात किया गया है कि उसके विरासत से उसके हम लोग लेगेसी क्या लिए, उससे क्या एक्सपीरियंस गेन किए, तभी जाके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इतना बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया ना, उससे एक्सपीरियंस गेन करके ही ना। सिंपली मैं ये कह दूं कि मीटिंग के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा तैयार हो गया, तो क्या ना बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट फंक्शन इफ देयर वाज नो बैकग्राउंड कॉन्सेंस। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमारा संवैधानिक सभा है, वो बिल्कुल नहीं फॉर्म होता अगर हम लोग का अगर उस समय का कोई बैकग्राउंड यानी प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई बैकग्राउंड उस समय विवेचना नहीं होती, सोच नहीं होती, तो ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फॉर्म हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तो बेस्ट समरी, जो बेस्ट वैल्यूज है, किसमें रिफ्लेक्ट किया गया है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या थी कि हमारी जो असेंबली की क्या एम थी, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया था। कब किया था, 1946 में, जब तक हम लोग आजाद नहीं हुए थे, तब ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को मूव किया गया। ये प्रिंसिपल्स था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वैल्यूज थे, मूल्य थे, जो हम लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने फॉलो किया। तो वो सारे चीजें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में किससे रिफ्लेक्ट किया करवाया गया, लिबर्टी से, इक्वालिटी से, डेमोक्रेसी से, सोवरेनिटी से, कॉस्मोपॉलिटियन आइडेंटिटी से रिफ्लेक्ट हुआ। उसको सारे फंडामेंटल थिंग्स, ये जो मैक्सिमम चीज है जो हमारे प्रेम्बल में भी मेंशन किया गया है। तो सोच सकते हो कि वैल्यूज को कितना प्रमोट किया गया। जो हमारी इंडिया जो किस वैल्यूज को प्रमोट करना चाहती, लिबर्टी। लिबर्टी यानी क्या कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, जितने सारे गतिरोध है उसको एब्सेंस करना, तो खत्म करना। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि जो चाहे वो कर सके। कि पॉलिटिकल थ्योरी में हम लोग को समझना है कि लिबर्टी का असली मतलब क्या होता है। अभी के लिए समझ लो कि आजादी। अब आजादी किस तरह की आजादी, वो हम लोग थ्योरी में डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक में। इक्वालिटी यानी एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव को खत्म करना। डेमोक्रेसी जानते ही हम लोग क्या होता है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पीपल सुप्रीम होते हैं, पीपल लोग डिसाइड करती है कि किसको रूल करना है। सोवरेनिटी मतलब क्या कि जो हम डिसीजन लेंगे वो हम सॉवरेन वे में लेंगे, यानी हम किसी भी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। आजादी के बाद 1947 क्या इंडिया सोवरेन नेशन कहलाई? हाँ बिल्कुल कहलाई, क्योंकि जो अब वो इंटरनल जो एक्सटर्नल अफेयर, जो आंतरिक और जो बाह्य अफेयर जो कर रही थी, वो किसी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं थी, वो अपने इंडिया खुद ले रही थी, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या कहेंगे, सोवरेन नेशन। नाउ कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी मतलब क्या, ये प्रेम्बल में मेंशन नहीं है, ये चारों मेंशन है, ठीक है। प्रेम्बल यानी इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब क्या
कि वसुदेव कुटुंबकम, इसको प्रमोट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कहा, ठीक है। तो आज भी हम लोग फॉलो करते हैं, वर्ल्ड इज अ फैमिली, है ना, बोलते हैं ना। तो ये एक इंडिया का वैल्यू है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने काफी इंडस्ट किया, काफी प्रमोट किया। नाउ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को बॉक्स में डिस्कस किया गया है, तो मैं उसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। तो इंडिया को क्या बोला गया, इंडिपेंडेंट, सोवरेन एंड रिपब्लिक। इंडिया को क्या बोला गया, इंडिपेंडेंट, आजाद कंट्री, सोवरेन यानी संप्रभु, यानी वो अपने डिसीजन खुद से ले सकती है, किसी भी डिपेंडेंट नहीं। रिपब्लिक क्यों, क्योंकि जो हमारे जो नॉमिनल हेड है, जो प्रेसिडेंट है, वो किसके द्वारा चुने आते हैं, इनडायरेक्ट वे में पीपल लोग चुनते हैं उनको, है ना। ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि राजा रानी बनते हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना। रिपब्लिक यानी जो हमारे नॉमिनल हेड है वो इनडायरेक्ट वे में पीपल के द्वारा चुनी जाती है फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब इंडिया जो है किसकी यूनियन रहेगी, मतलब जो हमारे जो राज्य बनेगी, कौन कौन से राज्य होगी, जो ब्रिटिश ऑक्युपाई किया होगा, ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज, चाहे इंडियन स्टेट और कुछ अदर पार्ट्स, ठीक है, जो इंडिया गेन किया होगा, वो सारी कौन होगी, इंडिया की टेरिटरी होगी। टेरिटरी मतलब सारे चीज, यूनियन टेरिटरीज भी, स्टेट्स भी, और वैसा टेरिटरी जो इंडिया ऑक्युपाई किया हो या इंडिया अक्वायर्ड किया हो, इंडिया किसी को हासिल किया हो। फॉर एग्जाम्पल सिक्किम, ठीक है, गोवा भी ले सकते हैं, गोवा भी ले सकते, जम्मू कश्मीर नहीं ले सकते, गोवा, सिक्किम, सब एग्जांपल्स है, क्योंकि उसको इंडिया ने अक्वायर्ड किया है, ठीक है। अब क्यों अक्वायर्ड किया है वो भी हम लोग हायर क्लास में जानेंगे, अभी बस इतना के लिए जान लो कि वो अक्वायर्ड टेरिटरी है, ठीक है। अब जो टेरिटरी जो यूनियन फॉर्म हो रही है वो ऑटोनॉमस वे में काम करेगी, यानी वो अपना पावर अपना इस्तेमाल करेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूनियन का पावर इस्तेमाल करने लगे, जो स्टेट उनको जो पावर दिया वो अपना वे में काम करेगी, ठीक है, और जो यूनियन को पावर दिया गया वो अपने वे में काम करेगी। हाँ, और जो पीपल ऑफ द इंडिया है, जो इंडिया के जो वासी है, इंडिया के जो सिटीजन है, उनको सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को सिक्योर करवाना है। सोशल जस्टिस यानी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं हो। इकोनॉमिक जस्टिस यानी क्या, कि उन लोग को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके। और पॉलिटिकल जस्टिस मतलब क्या, कि उन लोग को वोटिंग राइट्स हो, उन लोग को पब्लिक ऑफिस, जो सरकारी ऑफिस, उसको भी एसेस करने का, यूज करने का उनके पास राइट्स होना चाहिए। और डिप्रेस क्लासेस यानी एसटी के लिए एक इंपॉर्टेंट सेफगार्ड्स होने चाहिए। उनके सेफगार्ड के रूप में क्या है, रिजर्वेशन। उन लोगों को बढ़ावा देने के लिए क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया, रिजर्वेशन, ताकि उन लोगों को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। जो हमारी इंटीग्रिटी है, जो हमारी एकता है, वो कैसे मेंटेन होगी, हमारे जस्टिस से, हमारे लॉ से, हमारे कानून से, ठीक है। जो हमारी पूरी लैंड है किसके लिए काम करेगी, हमारे कंट्री के पीस के लिए काम करेगी, कंट्री के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए पीस का काम करेगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाले वीडियो में हम लोग अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो क्या है, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। और जो मैंने बोला था स्टार्टिंग के वीडियोस में कि मैं बॉक्सेस को डिस्कस करूंगी, क्या है वो, प्रोविजन अडॉप्टेड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, तो मैं उसको डिस्कस करूंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।